हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अ, ये हमारा इकोनॉमिक्स का अगला लेक्चर है जो कि हम किस पे लेने वाले हैं, आरबीआई के फंक्शंस पे लेने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी जो हमारा लेक्चर होगा वो आरबीआई पे होने वाला है। मेरा नाम गितेश यादव है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आरबीआई का लेक्चर शुरू करने से पहले हम पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ आरबीआई क्या है, इसका इतिहास क्या कहता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जैसा कि आप सभी को पता ही है। इसमें 1934 का एक्ट पारित किया गया था। जब ये स्थापित हुआ था उस टाइम पे इसका जो मुख्यालय था यानी कि हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता था, मगर 2 साल बाद ही यानी कि 1937 में ही इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। फिर जब ये बना था तब ये पूरी तरीके से निजी क्षेत्रों के हाथों में था, है ना। हालांकि मूल रूप से ये निजी स्वामित्व में था। फिर जैसे ही हम आज़ाद हुए तो उसके 2 साल बाद यानी कि एक 1949 को ये हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये पूर्णतः भारत सरकार के अधीन में आ गया था। अगर हम ये देखें कि कौन सी कमिटी थी जिसने इसकी स्थापना के लिए रिकमेंड किया था, तो वो था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जो कि कब बनी थी? 1926 में बनी थी। और इस कमीशन को अध्यक्षता किसने करी थी? हिल्टन यंग कमीशन ने करी थी। ठीक है। अब ये रॉयल कमीशन तो है ही, मगर इसकी जो हेड थे वो कौन थे? हिल्टन यंग कमीशन थे। मतलब इसको अलग नाम से भी कहा जाता है। तो आज का हमारा मेन लेक्चर इसके फंक्शंस पे है। ठीक है, कि आरबीआई कैसे काम करती है। तो बेसिकली हम इसे 3 कैटेगरी में देख सकते हैं: ट्रेडिशनल फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और सुपरवाइजरी फंक्शन। इनमें पारंपरिक कार्य, विकासात्मक कार्य और पर्यवेक्षी कार्य। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि किसमें क्या आता है। ठीक है। ट्रेडिशनल फंक्शन यानी कि पारंपरिक कार्य क्या होते हैं? पहला तो इसमें आता है कि इशू ऑफ करेंसी नोट, है ना। करेंसी नोट जारी करना, ये इसका मेन काम होता है। ठीक है। 1934 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 22 में आरबीआई के पास स्वामित्व है किसका? करेंसी इशू करने का। ठीक है, छोटे मूल्य के सिक्के को छोड़कर और 1 रुपए के नोट को छोड़कर, क्योंकि ये कौन जारी करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और इसमें सिग्नेचर किसके होते हैं? फाइनेंस उसके सचिव के होते हैं, है ना। फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं इस पे 1 रुपए के नोट पे। बाकी के जितने भी होते हैं, जैसे कि बाकी कौन से 2 का हो गया, 5, 10, 20, 50, 10, 500 और 2000, इन सब का कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। ठीक है। आरबीआई कैन एक्सचेंज इज करेंसी नोट फॉर अदर डिनोमिनेशन, ये इनको एक्सचेंज भी कर सकता है, इन मुद्रा नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के लिए बदल सकता है। ठीक है। इसका मतलब यही है कि जैसे नोट वगैरह आपके खराब वगैरह भी हो जाते हैं ना, तो हम हमारे यहाँ भोपाल में जैसे आरबीआई ऑफिस है, तो वहां पे जाकर के आप चेंज भी करवा सकते हैं इनको। ये है इसका मतलब। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? अन्य बैंकों के लिए बैंक, यानी कि ये है कि जो दूसरे हमारे बैंक्स होते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक है, एसबीआई है, ठीक है, आपका आईसीआईसीआई बैंक है, तो इनके लिए भी बैंकर्स की तरह काम करता है। कौन? बैंक का मेन काम क्या होता है कि सिक्योरिटी लेना, डिपॉजिट डिपॉजिट लेना और लोन्स वगैरह देना। तो आरबीआई क्या करता है कि इन बैंकों को भी ये चीजें रिजर्व वगैरह देता है। जैसे ये गाइड करता है हेल्प एंड अदर कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। ठीक है। जैसे कि जिसको हमने क्या करा था, मॉरल सुएशन में देखा था, कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए हमने देखा था मॉरल सुएशन। इसमें क्वालिटेटिव मेजर्स में। ठीक है। आरबीआई कैन कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ बैंक रिजर्व। बैंक रिजर्व कितना होना चाहिए? आरबीआई बैंक भंडार की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कोई जो है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। जैसे अगर आप एनबीएफसी की बात करोगे, ठीक है, एनबीएफसी जो रहती है इनके पास रिजर्व वगैरह बनाने का जो लीगल रिजर्व रेशियो जो क्राइटेरिया होता है ना, सीआरआर एसएलआर, वो एनबीएफसी पे लागू नहीं होता है, सी पे लागू होता है। तो इसी के माध्यम से बैंक भंडारण की मात्रा को नियंत्रित करता है। वाणिज्यिक बैंक को अपने भंडारण का एक हिस्सा अपने मूल आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है। ये और इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, अलग अलग रहता है, मतलब वो क्राइटेरिया किसी पे मिलता है किसी पे नहीं मिलता है। ठीक है। फिर अगर बैंक को फंड की जरूरत होती है तो वो फंड के लिए आरबीआई से संपर्क करते हैं, जिसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। मतलब इंटर बैंकिंग के माध्यम से भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एसबीआई है ना, या दूसरी कोई सी बैंक ले लेते हैं, एसबीआई है या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। अब इन दोनों को अपने रिजर्व बनाने के लिए जरूरत पड़ रही है, तो वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन होता है, बेसिकली 1 रात के लिए या 1 हफ्ते के लिए हो सकता है।
अगर अब ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई है जिसमें ये इससे लोन नहीं ले सकते हैं, एक दूसरे इंटर बैंकिंग लोन नहीं ले सकते हैं, तब ये आरबीआई से लोन ले। तो उस सिचुएशन में जब ये लोन लेते हैं ना, तब उसको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के नाम से हम जाना जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि बैंकर है ये, बैंकर हो गया ये, बैंकर टू दी गवर्नमेंट, सरकार के बैंकर के रूप में आरबीआई सरकार के लिए भी काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती है। जी सिक्योरिटीज जो है आरबीआई निकालती है, आरबीआई जो है गवर्नमेंट को लोन देती है। आरबीआई जितने भी अपने काम है वो सब आरबीआई के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो इनके लिए जमानत राशि पे करनी पड़ती है जो अलग अलग होती है, 15,000 10,000 ऐसी जमानत राशियां हैं। तो ये जो जमानत राशि है ना, ये सीधे आरबीआई अकाउंट में जमा होती है, या फिर आरबीआई जिस बैंक को बोले उस बैंक में जमा होती है। मगर अगर नहीं बोला तो सीधे आरबीआई में ही जमा होती है। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई जो है पेमेंट करता है, टैक्स वगैरह लेता है, डिपॉजिट्स लेता है। आरबीआई जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कौन कौन सी आईएमएफ संस्था हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई। और जब भी आप सबमिट्स वगैरह पढ़ोगे तो सबमिट्स में क्या होता है कि फाइनेंशियल सबमिट भी होती है। एक तो मेन सबमिट होती है जिसमें देश के प्रधानमंत्री या प्रतिनिधि जाके अ, देश का नेतृत्व करते हैं। जैसे हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है तो हमारे यहाँ पीएम जाके रिप्रेजेंट करते हैं। यूएसए में प्रेसिडेंट सिस्टम है तो वहाँ का प्रेसिडेंट जाके रिप्रेजेंट करता है अलग अलग सबमिट्स में। जब ये सबमिट्स हो रही होती है ना, तो अलग अलग भी और भी दूसरी सबमिट्स होती है, जैसे फाइनेंशियल पे होती है, टूरिज्म पे होती है। तो जो फाइनेंशियल सबमिट्स होती है ना, उसमें आरबीआई रिप्रेजेंट करता है भारत को। ये गवर्नमेंट के अकाउंट बना के रखता है, वो फाइनेंशियल एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। जैसे आपने जब रघुराम राजन हमारे गवर्नर थे, तब आपने बैंक के बीच में, आरबीआई के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में काफी आपने ताना बाना देखा भी हो, क्योंकि आरबीआई गवर्नर कुछ बोलना चाह रहे हैं और कुछ करना चाह रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना के चलता है गवर्नमेंट की तरफ से, कौन, आरबीआई बना के चलता है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है किसको, गवर्नमेंट को, है ना। जब फाइनेंशियल शॉर्टेज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये रहती है कि आपका बैंक, जैसे हम लोग ने भी देखा होगा ना कि आपका किसी बैंक में अकाउंट है और आपने जब खर्च किया है तो एक सीमा तक आपको खर्च करने की छूट दी जाती है, ठीक है, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, वो होती है ओवरड्राफ्ट। ठीक है। फिर और दूसरा पारंपरिक कार्य क्या है इसका, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी, मुद्रा के मूल्य को बनाए रखने के लिए आरबीआई इसके ऊपर काम करता है। इट नीड टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट द फॉरेन एक्सचेंज रेट पॉलिसी विच विल हेल्प इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि विदेशी मुद्रा दर नीति को तैयार करता है ताकि विनिमय दर में स्थिरता प्राप्त कर सकें। ठीक है। और क्या है, फॉर मेंटेनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखने के लिए डिमांड और सप्लाई किसकी, फॉरेन करेंसी को देखता रहता है ये। मतलब जैसे मेनली बेसिकली ये होता है कि मार्केट में जब भी जिस जिस भी रुपए की सप्लाई अगर ज़्यादा होगी ना, तो उसका जो रेट होगा, फॉरेन रेट होगा, वो गिर जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है कि डॉलर के माध्यम से अपने रुपए की वैल्यू को बचाने का प्रयास करता है। ठीक है। मतलब सप्लाई अगर ज़्यादा है तो सप्लाई कम करने के लिए क्या करेगा कि ये जो रुपए हैं अपने पास रख लेगा। और अपने पास कैसे रखेगा कि सिक्योरिटीज वगैरह इशू कर दिया, तो इंडिया में जब भी सिक्योरिटी अगर इशू होगी तो लोग बाग इसको खरीदेंगे, खरीदेंगे तो क्या होगा, रुपए की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो रुपए की सप्लाई जैसी कम होगी ना, तो डॉलर के मुकाबले उसकी जो वैल्यू है वो स्थिर आने की, आ, उसको स्थिरता लाई जाएगी उस। ठीक है। फिर जो है उसके बाद कौन सा हमारा आता है, क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन। ये तो मेन फंक्शन है इसका, हमने देखा ही है कि सीआरआर हो गया, नगद लीगल रिजर्व रेशियो हो गया, बैंक रेट हो गया, और हमारा क्या हो गया, रेपो रेट हो गया। इसके माध्यम से ये क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है। फिर इसके अलावा दूसरे कौन कौन से थे, एक था मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि अगर आपने 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए के लिए अगर आपने अप्लाई करा है लोन के लिए, तो बैंक जो है आपको 8 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख रुपए होता है ना, ये होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो इसके माध्यम से भी कंट्रोल करता है कौन, आरबीआई। इन लोगों के दरों को चेंज करके आरबीआई जो है कंट्रोल करता है किसको, क्रेडिट फ्लो को। यही दिया हुआ है कि कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू डिमांड इन द इकोनॉमी, है ना। अर्थव्यवस्था में मांग के आधार पर कमर्शियल बैंक जो है साख का निर्माण करते हैं। अगर क्रेडिट क्रिएशन मतलब रेगुलरली चेक नहीं करते रहे तो ये इकोनॉमी में इन्फ्लेशन साइकिल को बढ़ा सकता है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि इसको कंट्रोल करता है। तो कैसे करता है, ये क्वालिटेटिव कंट्रोल और क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक के माध्यम से।
तो ये थे इसके पारंपरिक कार्य। अब हम देखते हैं कि विकासात्मक कार्य क्या होते हैं आरबीआई के। तो डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि वित्तीय प्रणाली का विकास करता है। अब ये कैसे करता है? तो ये वित्तीय संस्थानों, वित्तीय बाजार और वित्तीय साधन के माध्यम से वित्तीय प्रणाली के विकास का प्रयास करता है। ये बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थानों को प्रोत्साहित भी करता है। ठीक है, अब बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, उन लोगों के माध्यम से ये इसको बढ़ाने का प्रयास करता है। कृषि विकास में इसने क्या क्या काम किया है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित एक अर्थव्यवस्था है, तो हमेशा हमें इस सेक्टर को विकास के लिए ध्यान देना पड़ता है। तो इसके लिए आरबीआई क्या काम करती है कि आरबीआई आरआरबी बनाया है, रीजनल रूरल बैंक बनाया है, जो कब बने थे? 1975 में बने। ठीक है, लगभग हर स्टेट में बने हैं, शायद गोवा और सिक्किम को छोड़ के। फिर नेशनल नाबार्ड बैंक की स्थापना करी है, कब करी है? 1982 में करी है। तो ये दोनों जो बैंक है ये आरबीआई के निर्देशन में काम करते हैं। और बेसिकली अब जैसे ये रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, और ये भी रूरल डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे किसके विकास के लिए काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि आरबीआई जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के विकास के लिए भी कार्य करता है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए सबसे अहम क्या चीज़ होती है? फाइनेंस, यानी कि सीधे शब्दों में कहे तो रुपया। तो इसके लिए क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए औद्योगिक विकास बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमें पता है कि इंडस्ट्री इंक्लूड, मतलब इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो स्मॉल इंडस्ट्री आती है, यानी कि सूक्ष्म सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग भी आते हैं इसमें। ये इन सब के लिए क्या चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट से इस पर्पस के लिए आरबीआई जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी सपोर्ट करता है, औद्योगिक क्षेत्र को भी सपोर्ट करता है, का भी समर्थन करता है। इसके लिए फिर आरबीआई ने क्या क्या कदम उठाए? तो आईसीआईसीआई बैंक बनाया है, आईडीबीआई बैंक बनाया है, सिडबी बैंक बनाया है, एक्सिम बैंक बनाया है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक जहाँ तक है 1955 के आसपास बना है, 55 से 60 के बीच में कभी बना है, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है कब बना है ये क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1990 में बना था। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, यानी कि यूपी में। ठीक है, ये प्री के लिए आप ध्यान रखिएगा, प्री में ही आपको हेल्प कर सकता है। फिर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ये बात। ठीक है, फिर ट्रेनिंग प्रोविजन, डेवलपमेंट बैंक के लिए ट्रेनिंग प्रोविजन भी देता है। कैसे देता है कि आरबीआई अपने फाइनेंशियल काम को ठीक ठाक चलाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग भी करवाता है, और इसके लिए इसने अलग अलग इंस्टीट्यूशन की स्थापना भी की है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट बैंक ऑफ मैनेजमेंट, है ना, बैंकर्स स्टाफ कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, और भी कईयों बैंक किसने आरबीआई की तरफ से स्थापित किए गए हैं, ताकि ये अपने प्रशिक्षण प्रावधान के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान कर सके। ठीक है, फिर क्या करता है कि डाटा कलेक्शन भी का भी काम करता है कौन? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ऑलवेज कलेक्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डाटा ऑन सेवरल टॉपिक, अलग अलग जो विषय रहते हैं उस पे महत्वपूर्ण सांख्यिकी डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, सेविंग हो गया, निवेश हो गया, डिफ्लेशन हो गया। ये हमें क्या करते हैं कि पॉलिसी निर्माण, मेकर्स को पॉलिसी निर्माण और रिसर्च में काफ़ी मदद करते हैं। फिर ये जो डेटा इनने कलेक्ट किया, इसी के माध्यम से क्या होता है कि रिपोर्ट्स बनती हैं, और इसी रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें सिचुएशन पता चलती है, कंट्री की एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, तो और इससे क्या होगा कि सिचुएशन पता चल गई, तो सिचुएशन पता चलने के बाद क्या होगा कि पॉलिसी हो गया, रूल्स हो गया, एक्ट हो गया, ये बनाने में हमें मदद मिलती है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि ये हमें किसमें मदद कर रहा है? डेवलपमेंट काम के लिए मदद कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सेपरेट पब्लिकेशन डिवीजन है किसका? आरबीआई का। ये जो डिवीजन है ये डाटा को कलेक्ट करता है, पब्लिश करता है अलग अलग सेक्टर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए। जो रिपोर्ट है और बुलेटिन है ये नियमित तौर पे आरबीआई के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये इसमें क्या इंक्लूड होता है कि आरबीआई की साप्ताहिक रिपोर्ट है, आरबीआई की वार्षिकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट शामिल है। ये जानकारी जनता को भी सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि आप ये बेसिकली वो ये कि आरबीआई की साइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो ये हमने देखे क्या कि आरबीआई के कौन कौन से विकासात्मक कार्य थे। और इसके अलावा दो और हैं, प्रमोशन ऑफ बैंकिंग हैबिट्स, है ना, क्योंकि बैंकिंग ये 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 असल में क्या है कि ये अगर होगा तो क्या होगा इससे? फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि जो समाज का
सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा सबसे अंतिम व्यक्ति है ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका समाज है, ठीक है, ये आपका 1, 2, 3, 4 ये लाइन है, तो अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, यहाँ तक भी आपकी फाइनेंशियल जो बैंकिंग हैबिट है वो पहुंच जानी चाहिए, यही होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये इसको बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करता है, बैंकिंग हैबिट्स को प्रमोट करता है। अब इसको प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो आरबीआई ने डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना करी 1962 में, यूटीआई की स्थापना करी 1964 में, ठीक है, आईडीबीआई, नाबार्ड, ये सब हम देख ही चुके हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक है ये 1988, यानी कि निवास के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये बैंक की स्थापना हुई थी 1988 में। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये भी हमने देखा ही था, एग्जिम बैंक की स्थापना करवाई थी, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर सपोर्टेड बाय रीफाइनेंसिंग देयर लीडिंग फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने इनकी स्थापना करी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे आरबीआई ने अपने जो क्या बोलते विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कैसे अलग अलग कार्य किए हैं। तो अभी हमने देख लिया कि कौन कौन से कार्य इसमें किए थे, तो अभी हम ये देखते हैं कि सुपरवाइजरी फंक्शन यानी कि पर्यवेक्षी कार्य क्या क्या हैं आरबीआई। पर्यवेक्षी का सीधा मतलब ये होता है कि आप जैसे पर्यवेक्षण करने के लिए अलग अलग अधिकारी वगैरह आते रहते हैं ना समय समय पे, तो इसका मतलब ये होता है कि चेक करने के लिए क्या क्या आरबीआई अपने कदम उठाएगा, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ आरबीआई आर डिस्कस्ड एज बिलो। तो सबसे पहला काम क्या करता है कि ग्रांटिंग लाइसेंस टू बैंक। तो ये बैंक को है ना बैंकिंग कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, आरबीआई को अपने कारोबार करने के लिए लाइसेंस देता है। आरबीआई मौजूदा शाखाओं को बंद करने के लिए एक्शन काउंटर नई शाखा खोलने के लिए भी लाइसेंस प्रदान करता है, ठीक है। बैंक निरीक्षण यानी कि बैंक इंस्पेक्शन भी करता है आरबीआई। आरबीआई हैज पावर टू आस्क फॉर periodical information from banks on various components such as assets and liability। तो इसके माध्यम से क्या है कि किसी भी बैंक की स्थिति के बारे में आरबीआई जो है जानकारी मांग सकता है, ठीक है। कंट्रोल ओवर एनबीएफसीज, एनबीएफसीज क्या होता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिंपल शब्दों में कहूँ तो इनके पास बैंक के जो काम होते हैं वो करने के लिए ये बैंकिंग फैसिलिटी ही देते हैं, मगर इनके पास लाइसेंस नहीं होता है बैंक का, ठीक है। और इनके ऊपर जो लीगल रिजर्व रेशियो है जैसे कि सीआरआर एसएलआर वो लागू नहीं होता है, तो वो होते हैं कौन, एनबीएफसीज। तो एनबीएफसीज को डायरेक्टली तो आरबीआई नहीं देखता है क्योंकि इस पर मॉनेटरी पॉलिसी भी वर्क नहीं करती है, मगर आरबीआई के पास ये अधिकार है कि वो एनबीएफसीज को निर्देश जारी कर सके उनके कार्यों के लिए थ्रू पीरियोडिक इंस्पेक्शन एक कहीं कंट्रोल एनबीएफसीज, इसके माध्यम से ये एनबीएफसीज को भी कंट्रोल कर सकता है। यही एनबीएफसी जब उस स्तर पे पहुंच जाती हैं जब ये बैंक के जो क्राइटेरिया है उसको कवर करे, तब एनबीएफसी जो है बैंकों का रूप ग्रहण कर लेती, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम ये होती है कि मान लीजिए कि आपका बैंक में खाता है, अब उसमें आपने कुछ कुछ अमाउंट ऐड किया होगा, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि बैंक जो है डूब गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये होगा कि आपने जितना भी अमाउंट पे किया हुआ है, आपका जितना भी डिपॉजिट था, उसमें आपको कुछ अमाउंट जो है आपका वापस मिलेगा, तो वो होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, है ना। तो आरबीआई है सेटअप डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिट ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर। द आरबीआई वर्क टू इम्प्लीमेंट डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम इन केस ऑफ बैंक फेलियर, ठीक है, बैंक फेलियर हो गया, आपका पैसा डूब गया, तो जो आपका जमा पूरा जितनी भी जमा थी उस बैंक में उसको बचाने के लिए आरबीआई ने इस इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया था। अब ये अलग अलग हो सकता है कि मतलब आपका 10,000 रुपया था, 10,000 डूब गया तो इसका कितना परसेंट आपको मिलेगा, ये अलग अलग हो सकता है, मगर एक जगह कहीं पे आया था कि 5 लाख तक का अमाउंट आपको मिलेगा, आपने भले चाहे कितना भी अमाउंट किया हो। मगर अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 10,000 अमाउंट जमा था तो आपको 5 लाख मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका अमाउंट 15 लाख था, ठीक है, या 10 लाख था, तो उस सिचुएशन में आपको मिनिमम अमाउंट 5 लाख की गारंटी आपको मिलेगी, ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था, ठीक है। बाकी मुझे एक ही जगह मिला है, ये दूसरी जगह मिला भी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड भी नहीं किया है। तो बेसिकली ये हमारे क्या थे, ये पूरे फंक्शंस थे आरबीआई के जो हमने देखे हैं, ठीक है।
हम देखें अगर तो 3 फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा क्या डेवलपमेंट फंक्शन, एक हमारा क्या होता है सॉरी ट्रेडिशनल फंक्शन, एक हमारा डेवलपमेंट फंक्शन और सुपरवाइजरी फंक्शन। तो ये आप अपने 11 मार्कर्स के लिए अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन मेकर्स मतलब अलग अलग कोचिंग्स के जो माफिया रहते हैं उनको तो मैंने ये भी देखा था कि कोविड के दौरान आरबीआई के क्या योगदान रहा, ऐसे भी पूछते हैं इन्होंने। ठीक है, मगर अब जैसा भी क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कमर्शियल बैंक के ऊपर बात करेंगे कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, तो फिर धन्यवाद।